यह कहने की जरूरत नहीं है कि जब तक आपने कभी टोयोटा कोरोला नहीं चलाई है, तब तक आप एक ऐसी कार की असली अहमियत नहीं समझ सकते जो जीवन भर आपके साथ एक औजार की तरह रहती है। दुनिया की सबसे पहचानने योग्य ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक का सफर आखिर शुरू कैसे हुआ, आज जानिए। आधुनिक टोयोटा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कीइचिरो टोयोडा का जन्म 11 जून 1844 को हुआ था। वे इंजीनियर साकिची टोयोडा और तामी सहारा के सबसे बड़े बेटे थे। विज्ञान में रुचि रखने वाले एक बच्चे के रूप में बड़े होते हुए उन्होंने जल्द ही अपनी पसंदीदा विषय पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्होंने 1920 में टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री प्राप्त की। स्नातक होने के बाद वे लगभग 7 महीने तक टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ लॉ में रहे, लेकिन उसके बाद ज्यादा समय नहीं रुके। फिर भी वे जल्द ही अपने पिता की कंपनी में शामिल हो गए, जिसे उस समय टोयोटा बोशोकू के नाम से जाना जाता था, जो औद्योगिक करघों के लिए मशीन टूल्स और पार्ट्स बनाती थी। कीइचिरो जुलाई 1921 से फरवरी 1922 के बीच सैन फ्रांसिस्को, लंदन और ओल्डहैम गए ताकि वे कतई और बुनाई उद्योग के बारे में जान सकें, और फिर वे मार्सिले से शंघाई होते हुए लौटे। लेकिन इसी दौरान उनकी रुचि ऑटोमोबाइल उद्योग में भी बढ़ने लगी थी। यह कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला हो सकता है, लेकिन कंपनी की शुरुआत ऑटोमोबाइल से संबंधित किसी भी चीज के निर्माण से नहीं हुई थी। साकिची टोयोडा ने 1926 में टोयोडा ऑटोमेटिक मॉडल जी-लूम का आविष्कार किया, जो उस समय जापान में एक बहुत ही स्वागत योग्य नवाचार था, क्योंकि इसमें कोई समस्या आने पर यह खुद ब खुद रुक जाता था। इसके साथ ही उन्होंने टोयोडा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। कीइचिरो हमेशा से ही इस व्यवसाय को एक ऑटोमोबाइल निर्माता में बदलना चाहते थे, क्योंकि वे इस नई तकनीक का लाभ उठाना चाहते थे, जिसमें उन्हें पूरी ईमानदारी से विश्वास था कि इससे जापान को बहुत लाभ होगा। 1929 में यूरोप और अमेरिका की यात्रा ने उनके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। उसी वर्ष ऑटोमेटिक लूम का पेटेंट ब्रिटिश कंपनी प्लैट ब्रदर्स को बेच दिया गया, जिससे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए प्रारंभिक पूंजी मिली। टोयोडा इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने पहली बार 1933 में एक ऑटोमोबाइल निर्माण डिवीजन की स्थापना की। बाद में 1936 में ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एक्ट के तहत इसे एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी के रूप में नामित किया गया। उसका पहला प्रोडक्शन वाहन मॉडल AA सेडान 1936 में पेश किया गया था, और यह क्राइसलर डीसोटो एयरफ्लो से काफी प्रभावित था। इसका डिजाइन उस समय की प्रचलित ऑटोमोबाइल परंपराओं के अनुरूप था। अगले वर्ष 1937 में यह टोयोडा मोटर कॉरपोरेशन के रूप में स्वतंत्र हो गया, और उसी वर्ष कीइचिरो उपाध्यक्ष बने। नए डिजाइनरों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रशांत मोर्चा अपने चरम पर था, टोयोडा परिवार को घरेलू और पेशेवर दोनों स्तरों पर प्रभाव झेलना पड़ा। सिविल परिणाम स्वरूप उनके बच्चों की शिक्षा में देरी हुई, और उनकी कंपनी को इंपीरियल जापानी सेना के लिए ट्रक बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तथ्य के बावजूद कि जापान में 1939 तक पूरी तरह से पैसेंजर कारों का उत्पादन अनुमति नहीं था, 1947 से कुछ कारें बनाना संभव हो गया था। इन कारों में से एक थी टोयोडा एसए, जिसने उनकी दृढ़ता को सार्थक बना दिया। जब जीएचक्यू ने घोषणा की कि आम जनता के लिए वाहनों के वाणिज्यिक उत्पादन की अनुमति जल्द ही शुरू होगी, तो 1945 के अंत में डिजाइन का काम शुरू हुआ। जनवरी 1947 में यह कार हल्की प्रतिक्रिया और बिक्री के साथ जारी की गई थी। फिर भी यह टोयोडा को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को फिर से पैसेंजर कारें बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए एक नए कार्यक्रम ने ऑटोमोटिव क्षेत्र में गंभीर नकदी संकट पैदा कर दिया, जिससे कई ट्रक मालिक अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो गए। आखिरकार कंपनी को देश के केंद्रीय बैंक ऑफ जापान ने बचाया। 1950 के शुरुआती दौर में टोयोडा ने अपने वित्तीय संकट से एक छोटे व्यवसाय के रूप में उभरते हुए फैक्ट्रियां बंद कर दी और कर्मचारियों को निकाल दिया। करीब उसी समय कोरियाई युद्ध शुरू हुआ।
और मोर्चे के पास होने के कारण अमेरिकी सेना ने टोयोटा से 1000 ट्रकों का ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर ने संघर्ष कर रही कंपनी के संचालन प्रदर्शन को काफी हद तक बेहतर करने में मदद की। 1950 में कंपनी के कार्यकारी अधिकारी, जिनमें कीचिरो के चचेरे भाई ईजी टोयोडा भी शामिल थे, प्रशिक्षण के लिए फोर्ड मोटर कंपनी गए और कई अमेरिकी निर्माताओं के संचालन का अवलोकन किया। टोयोडा वे एक प्रबंधन दर्शन और टोयोडा प्रोडक्शन सिस्टम एक लीन मैन्युफैक्चरिंग तकनीक जो कंपनी को विनिर्माण उद्योग में अग्रणी बनाएगी। इनकी उत्पत्ति उस यात्रा के दौरान सीखी गई जानकारी और कंपनी द्वारा करघे बनाने के अनुभव से हुई। टोयोटा क्राउन टोयोटा की पहली पूरी तरह से निर्मित यात्री गाड़ी का विकास जनवरी 1952 में शुरू हुआ था। क्राउन से पहले टोयोटा कार बॉडी के डिजाइन और निर्माण का काम बाहरी कंपनियों को सौंपता था, जिन्हें बाद में टोयोटा द्वारा बनाए गए ट्रक फ्रेम पर लगाया जाता था। यह कार्य टोयोटा के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा था, क्योंकि इसमें कंपनी को न केवल बॉडी बनानी थी बल्कि एक नया चेसिस भी तैयार करना था जो आरामदायक होने के साथ साथ उस समय जापान में प्रचलित धीमी और कच्ची सड़कों को भी सह सके। कीचिरो टोयोडा का 1962 में निधन हो गया। दुर्भाग्यवश वे क्राउन को बिक्री तक पहुंचते हुए नहीं देख सके। ईजी टोयोडा ने जिम्मेदारी संभाली और कुछ समय तक विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के बाद 1955 में क्राउन को बिक्री के लिए जारी किया गया। इस कार को दुनिया भर से सकारात्मक समीक्षाएं मिलीं और आज भी टोयोटा की शानदार हाई एंड गाड़ियां क्राउन नेम प्लेट के साथ आती हैं। क्राउन के लॉन्च के बाद टोयोटा ने अपने निर्यात व्यवसाय का आक्रामक रूप से विस्तार किया। नवंबर 1955 में टोयोटा ने लैटिन अमेरिका में लैंड क्रूजर के नॉकडाउन किट भेजना शुरू किया। 1956 में जापानी सरकार के युद्ध क्षतिपूर्ति कार्यक्रम के तहत टोयोटा ने फिलीपींस और बर्मा, अब म्यांमार को पूरी तरह से तैयार लैंड क्रूजर भेजे। जून 1957 में टोयोटा ने थाईलैंड में एक शाखा खोली। अगस्त 1957 में उसने ऑस्ट्रेलिया को लैंड क्रूजर भेजे। जापान के बाहर टोयोटा की पहली उत्पादन सुविधा 1958 में ब्राजील में स्थापित की गई थी। लैंड क्रूजर की तो जरूरत ही नहीं कि उसका परिचय कराया जाए। यह अब तक का सबसे लोकप्रिय एसयूवी होने का सम्मान रखता है। 1960 के दशक की शुरुआत में जापानी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल आया, जिसे जापानी आर्थिक चमत्कार कहा जाता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, वैसे वैसे आम आदमी की आय भी बढ़ी और अब वे कार खरीदने में सक्षम हो गए। टोयोटा और अन्य वाहन निर्माताओं ने सस्ती इकोनॉमी कारें जैसे टोयोटा कोरोला पेश करना शुरू किया, ठीक उसी समय जब जापानी सरकार ने सड़क अवसंरचना को बेहतर बनाने में भारी निवेश किया। यह एक ऐसा नाम है जो पूरी दुनिया में घर घर में जाना जाता है और इसने कई लोगों को पहली बार कार का मालिक बनने का मौका दिया। 1960 के दशक में जापानी ओंटो बाजार भी विदेशी वाहन निर्माताओं के लिए थोड़ा खुलने लगा था। टोयोटा ने बाजारों के खुलने से पहले देश के ऑटो उद्योग को समर्थन देने के प्रयास में अन्य जापानी वाहन निर्माताओं में निवेश किया। इसमें शामिल था हिनो मोटर्स में हिस्सेदारी, जो बड़े वाणिज्यिक ट्रक, बसें और डीजल इंजन बनाती है। साथ ही दाइहात्सु में 16.8% हिस्सेदारी, जो कई कार्स बनाती है। ये जापान में उपलब्ध सबसे छोटी हाईवे लीगल पैसेंजर कारें हैं। यही वह शुरुआत थी जो आगे चलकर दोनों कंपनियों के बीच एक दीर्घकालिक गठबंधन में बदल गई। एजी टोयोडा ने 1981 में अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें इसके बजाय चेयरमैन का पद दिया गया। कंपनी के संस्थापक के बेटे सोइचिरो टोयोडा उनके बाद अध्यक्ष बने। सोइचिरो ने कुछ ही महीनों में टोयोटा के उत्पादन और बिक्री संगठनों को एकीकृत करना शुरू कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप 1982 में यह व्यवसाय टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन बन गया। इन दोनों संगठनों की तुलना तेल और पानी से की जाती थी और इन्हें एकजुट करने में सोइचिरो को वर्षों तक नेतृत्व करना पड़ा। लेकिन यह कड़ी मेहनत सफल रही, क्योंकि कंपनी और जनरल मोटर्स जीएम ने 1984 में कैलिफोर्निया के फ्रीमोंट में न्यू यूनाइटेड मोटर मैन्युफैक्चरिंग इनकॉर्पोरेटेड न्यूमी के निर्माण में सहयोग करने पर सहमति जताई। जीएम ने इस संयुक्त उद्यम को टोयोटा के तरीके और टोयोटा उत्पादन प्रणाली के बारे में अधिक जानने का अवसर और एक विश्वसनीय छोटी कार तक पहुंच प्राप्त करने का तरीका माना।
टोयोटा ने जीएम को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जो उन्हें अमेरिकी श्रम परिवेश में काम करने का तरीका सिखा सकता था, और यह फैक्ट्री कंपनी को उत्तरी अमेरिका में उसका पहला विनिर्माण आधार प्रदान करती थी, जिससे भविष्य में आयातित वाहनों पर किसी भी प्रकार के शुल्क से बचा जा सकता था। 1980 के दशक की शुरुआत में टोयोटा ने अपनी पहली जापानी गुणवत्ता नियंत्रण पुरस्कार जीता और विभिन्न मोटर स्पोर्ट्स में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया, जिसमें वह नियमित रूप से रैली रेसिंग और अन्य आयोजनों के उच्चतम स्तर पर दिखाई देने लगी। इस दशक के समाप्त होने से पहले टोयोटा ने लेक्सस का अनावरण किया, जो एक नया डिवीजन था जिसे विदेशी बाजारों में लग्जरी कारों की बिक्री और रखरखाव के लिए बनाया गया था। लेक्सस के पेश होने से पहले टोयोटा के दो मौजूदा प्रमुख मॉडल क्राउन और सेंचुरी केवल जापानी बाजार के लिए ही बनाए गए थे, और उनमें इतनी मजबूत वैश्विक उपस्थिति नहीं थी कि वे मर्सिडीज बेंज, BMW और जगुआर जैसे अन्य शीर्ष लग्जरी निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगस्त 1933 से कंपनी ने नाम और इसके वाहनों के बेड़े के विकास में गुप्त रूप से $1 अरब से अधिक का निवेश किया था। लेक्सस ब्रांड को 1979 में सफलतापूर्वक पेश किया गया, जिसका बड़ा श्रेय LS400 फ्लैगशिप फुल साइज सेडान को जाता है, जिसने अपनी शुरुआत में ही जबरदस्त बिक्री दर्ज की। 1990 के दशक में टोयोटा ने मुख्य रूप से छोटी कारें बनाने से हटकर अपने लाइनअप में कई बड़े और अधिक भव्य वाहनों को शामिल कर विविधता लाना शुरू किया, जैसे कि फुल साइज पिकअप ट्रक T100, कई SUV लाइनें और कैमरी का एक स्पोर्टियर संस्करण जिसे कैमरी सोलारा कहा गया। इसी दौरान उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कारों के अपडेटेड वर्जन भी पेश किए, जिनमें MR2, सेलिका और सुप्रा शामिल हैं। टोयोटा की इन तीनों स्पोर्ट्स कारों ने आगे चलकर इतिहास की सबसे पहचानने योग्य स्पोर्ट्स कारों में जगह बना ली। ड्राइवरों ने इन कारों को न केवल उनकी रोमांचक ड्राइविंग अनुभव और किफायती कीमत के लिए पसंद किया, बल्कि इन कारों ने कार प्रेमियों की संस्कृति को भी प्रभावित किया। ये कारें द फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी फिल्मों और नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड जैसे गेम्स में भी नजर आईं, जिससे इन्हें अमर कृतियों के रूप में प्रतिष्ठा मिली। पहली बार बड़े पैमाने पर उत्पादित गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन टोयोटा प्रियस ने दिसंबर 1977 में अपनी शुरुआत की थी। पहले 2 वर्षों तक यह वाहन केवल जापानी बाजार के लिए ही उत्पादित किया गया था। उसके बाद इसे वैश्विक स्तर पर निर्यात किया गया। कंपनी ने 2000 के दशक के लिए अपनी सौंदर्य डिजाइन भाषा में बदलाव किया और 2002 में फॉर्मूला 1 में प्रतिस्पर्धा करना शुरू किया। इस तथ्य के बावजूद कि कई उपभोक्ताओं ने इन कारों के लिए किए गए डिजाइन निर्णयों को नापसंद किया, टोयोटा ने फिर भी इन्हें बेहद टिकाऊ बनाया और इसके परिणाम स्वरूप बिक्री लगातार बढ़ती रही। फोर्ब्स की 2000 के दशक की 2005 की विश्व की शीर्ष कंपनियों की सूची में टोयोटा 517वें स्थान पर रही। 2 साल बाद 2007 में टोयोटा ने अपने फुल साइज ट्रक टुंड्रा को अपडेट किया, जिसे 2 साल पहले अमेरिका की 2 फैक्ट्रियों में, एक टेक्सास में और एक इंडियाना में बनाया गया था। 2007 की टोयोटा कैमरी को मोटर ट्रेंड द्वारा कार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। इसके अलावा कंपनी ने 2 नई फैक्ट्रियों का निर्माण शुरू किया, एक कनाडा के वुडस्टॉक, ओंटारियो में और दूसरी अमेरिका के ब्लू स्प्रिंग्स में। हालांकि कंपनी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी। 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट से टोयोटा बुरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि दिसंबर 2008 में उसे 70 वर्षों में पहली बार वार्षिक घाटे की भविष्यवाणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिक्री न हो पाने वाले वाहनों के उत्पादन और भंडार को कम करने के लिए कंपनी ने जनवरी 2009 में घोषणा की कि उसकी सभी जापानी फैक्ट्रियां 11 दिनों के लिए बंद रहेंगी। 2009 से 2011 के बीच टोयोटा ने लाखों वाहनों को वापस मंगाया, क्योंकि कई ड्राइवरों ने अनपेक्षित तेजी से गति बढ़ने की शिकायत की थी। इन रिकॉल्स का उद्देश्य सामने ड्राइवर साइड की फर्श मैट को पैडल व्हील में फिसलने और पैडल्स को फंसाने से रोकना था। साथ ही एक्सीलरेटर पैडल में किसी भी संभावित यांत्रिक अटकने की समस्या को ठीक करना भी था। कंपनी पर व्यक्तिगत चोटों और गलत मृत्यु के लिए भी मुकदमा किया गया। मालिकों को पुनर्विक्रय मूल्य में हुई हानि की भरपाई के लिए एक वर्गीय मुकदमे का निपटारा करने के लिए $1 अरब का भुगतान किया और सुरक्षा दोषों के बारे में जानकारी जानबूझकर छुपाने और भ्रामक बयान देने के आरोप में अमेरिकी सरकार को $1.2 अरब का आपराधिक जुर्माना भी चुकाया। कम से कम 37 लोगों की मौत उन दुर्घटनाओं में हुई
जिनका कारण कथित रूप से अनियंत्रित तेजी से गति बढ़ना था। लगभग 9 मिलियन कारों और ट्रकों को भी वापस मंगाया गया। 1999 के बाद से टोयोटा परिवार का कोई सदस्य कंपनी का प्रमुख नहीं था। अनियंत्रित तेजी से गति बढ़ने के घोटाले के बीच कात्सुआकी वतनाबे ने कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 23 जून 2009 को उन्हें अकियो टोयोडा ने प्रतिस्थापित किया, जो व्यवसाय के संस्थापक कीइचिरो टोयोडा के पोते हैं। 1984 में टोयोडा से जुड़ने के बाद से अकियो ने उत्पादन, विपणन और उत्पाद विकास में पद संभाले हैं। 2000 में उन्हें निदेशक मंडल में चुना गया। हालांकि जल्द ही टोयोडा और जापानी ऑटोमोबाइल उद्योग का एक बड़ा हिस्सा दोनों 2011 में प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला से गुजरे। 2011 के तोहोकू भूकंप और सुनामी ने आपूर्तिकर्ता आधार को गंभीर रूप से बाधित कर दिया, जिससे उत्पादन और निर्यात में भी गिरावट आई। जापानी ऑटोमोबाइल कंपनियां जिन्होंने थाईलैंड को उत्पादन आधार के रूप में चुना था, वे 2011 के मानसून सीजन के दौरान थाईलैंड में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुईं। अनुमानों के अनुसार टोयोटा ने बाढ़ के कारण 2,40,000 यूनिट्स और सुनामी के कारण 150,000 यूनिट्स का उत्पादन खो दिया। हालांकि यह सारी बदकिस्मती स्थायी नहीं थी, क्योंकि ऑटोमोबाइल निर्माता ने 30 जून 2014 को समाप्त 6 महीनों में 51 लाख वाहन बेचे, जो 2013 की इसी अवधि की तुलना में 3.8% की वृद्धि थी। इससे ऑटोमोबाइल निर्माता ने 2014 की पहली छमाही में वैश्विक बिक्री में मामूली बढ़त हासिल की। वॉक्सवैगन ईजी ने 50.7 लाख ऑटोमोबाइल की बिक्री के साथ कड़ी टक्कर दी। अतिरिक्त मुनाफे की बदौलत टोयोटा हाइब्रिड पावर ट्रेन और अंततः इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में निवेश करने में सक्षम रही। हालांकि उनकी कोशिशें अंततः टेस्ला के मुकाबले कम पड़ गईं। हालांकि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाली थी। अगस्त 2016 में कंपनियों ने दाइहात्सु की शेष सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया, जिससे यह छोटी कार निर्माता कंपनी पूरी तरह से टोयोटा की सहायक कंपनी बन गई और इससे वे जापानी घरेलू बाजार के और अधिक क्षेत्रों में, जिसमें कई कार भी शामिल है, प्रवेश कर सके। इसी दौरान टोयोटा ने अपनी प्रसिद्ध पुरानी नाम पट्टियों जैसे कि कोरोला, क्राउन, प्रियस और कैमरी के पुनः डिजाइन किए गए संस्करणों को पेश किया, जिन्होंने ग्राहकों को चकित कर दिया। उन्होंने मिराई के निर्माण के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल अनुसंधान में भी भारी निवेश किया, और जब बाकी सभी इसे बेकार तकनीक मानकर छोड़ने को तैयार थे, तब भी वे इस पर दृढ़ विश्वास बनाए रहे। वर्तमान पीढ़ी की मिराई रेंज के मामले में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की बराबरी कर सकती है। स्वायत्त ड्राइविंग जैसी उन्नत तकनीकों में थोड़े समय के लिए पिछड़ने के बाद टोयोटा ने अब इसकी भरपाई कर ली है और जल्द ही सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ने की योजना बना रही है। कंपनी के भविष्य में भी मजबूती से आगे बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि इसकी ब्रांड छवि बेहद मजबूत है और इसके पास दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका जैसे कई बड़े बाजार हैं, जो इससे बेहद प्रभावित हैं। उनकी विरासत निर्विवाद है, क्योंकि वे अच्छी गुणवत्ता वाली, टिकाऊ और किफायती कारें बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। यह प्रतिष्ठा लेक्सस सब ब्रांड तक भी फैली हुई है, जो BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियों से मुकाबला करता है और अक्सर बिक्री के मामले में उन्हें पीछे छोड़ देता है। हर किसी की पसंदीदा कार कंपनी यहां बनी रहेगी और लगातार बेहतरीन उत्पाद देती रहेगी। इसने अपनी जड़ों को भी नहीं भुलाया है, क्योंकि उस समय की मूल लूम कंपनी आज भी अस्तित्व में है। क्या आपने पहले ही टोयोटा की कहानी सुनी है? और क्या आप इस वीडियो में कोई और जानकारी जोड़ना चाहेंगे? इसे कमेंट्स में साझा करें, और अगर आप और प्रेरणादायक बिजनेस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर देखें।